गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हम जानेंगे वो आपका प्रकाश के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये समझ के कि आप लोग को इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए प्रकाश क्या होता है ये जानिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश कैसा है? एक एनर्जी है, ठीक है। इसके माध्यम से हम क्या होता है किसी वस्तु को देख पाते हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। अब तरंग दैर्घ्य तो आप जानते ही हैं क्या होता है, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो क्या जानेंगे कि इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है इतने के बीच में होती है। अगर कभी आपसे पूछता है कि 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है तो आप क्या कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपने साउंड वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो साउंड होता है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना किसी माध्यम के वो नहीं चल सकता है। ऐसे ही प्रकाश जो है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या होता है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। देखिए सीधी रेखा में क्यों चलता है? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की बात करें तो ये आपका हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा। जैसे अगर यहाँ पे सन हो गया, यहाँ से लाइट आई तो ये सीधी रेखा में ही आएगा, ये ऐसे नहीं चल सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। और एक चीज जानिएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? निर्वात में ही होती है। निर्वात मतलब आपकी जहाँ पर कोई चीजें अवेलेबल ना हो, जैसे वहाँ पे वायु वगैरह ना पाए जाएं, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे अधिक होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। अब इसका मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमको वस्तुएं, ये तो बोल दिए कि प्रकाश एक एनर्जी के रूप में है, इसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। लेकिन ये जानेंगे कि वस्तुओं को हम देखते कैसे हैं, एक्चुअली में हमें कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज किए कि सन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे बल्ब वगैरह हो गए, फिर इससे कुछ लाइट निकली, ठीक है, यहाँ से कुछ लाइट निकल रही है, यहाँ पे आपका कोई वस्तु हम रख दिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है, फिर यहाँ से लाइट निकली। अब ढेर सारी लाइट निकलेगी और आप जान रहे हैं प्रकाश कैसी होगी? सीधी रेखा में चलेगी। ढेर सारी लाइट आके इस वस्तु पे पड़ी, फिर यहाँ पे कहीं पे हमारा आँख होगा, ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए कि आपका आँख हो गया। तो यहाँ से जब वस्तु निकलेगी तो यहाँ से कुछ किरणें क्या होंगी? परावर्तित होंगी, ठीक है। तो यहाँ से जब परावर्तित होके तो होने के बाद क्या होगा? वो हमारी आंखों पे आके पड़ेंगी। फिर जब वो हमारे आंखों पे पड़ेंगी तब हम वस्तुओं को देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब प्रकाश से कोई किरण निकलता है तो वो आके किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट से टकरा के वो परावर्तित होने के बाद हमारी आंख पे पड़ता है, फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो वस्तु कैसे होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है लुमिनस, एक होता है नॉन लुमिनस, मतलब दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। और जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं उन्हें बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो ये सब बिल्कुल आपका बेसिक पॉइंट है जिसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको समझिए कि क्या होता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग जब इसका पढ़ेंगे तो देखिए आपका क्या है? परावर्तन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा परावर्तन क्या होता है। तो देखिए इसके वर्ड से ही मतलब दिखाई दे रहा हमको कि परावर्तन जो होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कि कोई किरण आपकी आ रही है, ठीक है, वो आ रही है और किसी सरफेस से टकराने के बाद वो तुरंत वहां से वापस लौट जाए, ठीक है, परावर्तित हो जाए, मतलब आर पार ना हो, वो परावर्तित होके चली जाए। जैसे कोई सरफेस हो गया, यहाँ से कोई किरण इस पे पड़ा, फिर ये परावर्तित हो गया, मतलब वो वापस लौट गया। तो यही होता है आपका परावर्तन। देखिए इसका क्या लिखेंगे हम? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर
टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपने सोचा होगा कि यहाँ पे पॉलिशदार क्यों लिखा है, ठीक है। तो पॉलिशदार इसलिए लिखा है क्योंकि कह रहा है कि जब वो मतलब पॉलिशदार नहीं रहेगा, ठीक है, वो सरफेस जो रहेगा उस पर पॉलिश नहीं रहेगा। ये मानते हैं ऐसे ही कोई हम मिरर रख दें, यहाँ पे पॉलिश ना करें, तो यहाँ से अगर किरण पड़ेगा तो वो परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तन हो जाएगा, मतलब वो इधर भी आर पार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सरफेस को हम बोल देते हैं कि पॉलिशदार होगा, ठीक है। तो वापस लौटने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? परावर्तन। तो आप परावर्तन जान गए, आपको पता चल गया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब आपका जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता क्या है, ये सब तो बेसिक था, इम्पॉर्टेंट आपका होता है परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट जानने होंगे। तो परावर्तन के नियम की बात करें तो आपके परावर्तन के जो नियम होते हैं वो मुख्य कितने, 2 ही नियम होते हैं परावर्तन के, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या माने कि ये कोई मिरर है, इसका एक सरफेस क्या है, पॉलिश कर दिए, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप सपोज करिए हम टार्च जला रहे हैं या कोई भी मतलब लाइट यहाँ से पड़ रही है, तो यहाँ से जब वो पड़ रही है लाइट, तो आपने क्या पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा बनाएंगे। यहाँ से लाके इस पॉइंट पे हम किए। फिर आपने क्या पढ़ा कि अगर ये सरफेस पॉलिशदार है तो ये फिर क्या होगा, वापस लौट जाएगा, मतलब परावर्तन होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब परावर्तन होगा तो वो इस मार्ग में वापस लौट के गया, ठीक है। तो जो ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर पड़ रही हैं, तो जिस बिंदु पर पड़ रही है वो बिंदु आपका होता है आपतन बिंदु, मतलब आके किरण इस पे पड़ रहा है इस बिंदु पे, तो इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। और किरण जो आ रही है इधर, इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण में कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर ये परावर्तित होके वापस लौट रही है, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि ये जो आपतन बिंदु है, इस बिंदु को अगर हम सीधा मिलाएं तो क्या बनेगा, एक नॉर्मल लाइन, जिसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो देख रहे हैं कि जब इसको हम मिलाएं तो एक 90 डिग्री का कोण बना। तब इसको अगर इसे और इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है तो क्या होगा, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। मतलब यहाँ से इस कोण की बात करें तो ये, और ये कोण की बात करें तो ये, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कोण जो होता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। अब देखिए अगर इतना चीज़ें आप समझ रहे हो तो आपको परावर्तन के नियम रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपके माइंड में ये चीज़ें होना चाहिए कि आपतित किरण किसी सरफेस पे पड़ा, वो परावर्तित हुआ, उसके बाद जिस बिंदु पर पड़ा उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से जब सीधी लाइन बनाए तो वो आपका अभिलंब हो गया। इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एन से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो आप इससे डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे, मतलब इसका नियम, पहला नियम कैसे बनाएंगे कि आपतित किरण, मतलब आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसका मतलब ये जो आपतन बिंदु है इसी पे तो अभिलंब बना है, तो क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब ये तो आपको देख के ही लग रहा है कि अगर ये सरफेस है तो ये ऊपर, मतलब तीनों चीज़ें एक ही सरफेस में नहीं स्थित हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि तीनों चीज़ें एक ही सरफेस में स्थित हैं, क्योंकि आपको देख के ही दिखाई दे रहा। तो पहला नियम बिल्कुल रटिएगा नहीं, आप समझ के पढ़िएगा कि क्या होता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा चीज़ आपको क्या बताया गया है कि ये कोण जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण और आपतन कोण सदियों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतने में कोई डाउट है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था।